तो नमस्कार भाइयों बहनों। अभी तक हमने सिक्स्थ और सेवन्थ क्लास का देख लिया है और अब बारी है एट्थ क्लास का। कई सारे बच्चे ने ये वाला किताब का वीडियो देख करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, तो उन लोगों के लिए एक खास वीडियो है। और आप अभी एट्थ क्लास में हो, आप इस बुक को अगर अच्छे से समझना चाहते हो कि इस बुक में क्या स्पेशल है, तो इसके लिए पूरा वीडियो अंत तक देखना है आपको। तो सबसे पहले बात करते हैं चैप्टर्स की। तो इसमें अपने पास हैं 7 चैप्टर और इसमें हैं 8 चैप्टर। यहाँ पर एक चीज़ मिसिंग है, यहाँ पे आपको थीम सी नहीं दिख रहा है, बी के बाद सीधा डी आ रहा है। तो असल में इसका कारण ये है कि जो थीम सी वाला चैप्टर है उस टाइम रेडी नहीं हुआ था, तो वो वाला चैप्टर अब आपके पास यहाँ पे अलग से दे दिया गया है। अभी ये यहाँ पे है, हो सकता है अगले एडिशन में ये वाला चैप्टर फिर उठा करके इसी बुक में ला दे। तो जब आप ये वाला चैप्टर पढ़ के ख़त्म करेंगे उसके बाद आपको ये वाला चैप्टर पढ़ना है और उसके बाद फिर यहाँ से कंटिन्यू करना है। मतलब वो चैप्टर इसी का हिस्सा है, वो आज नहीं तो 1 साल बाद 2 साल बाद कभी ना कभी इसी बुक में आ ही जाएगा। इस चैप्टर का नाम सुनते ही आपको लग रहा हो कि वही हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे, रिन्यूएबल रिसोर्सेज, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। लेकिन ये चैप्टर उससे कहीं आगे बढ़ के है। ये चैप्टर इस बार जिस तरीके से लिखा गया है ये मुझे तो पसंद आया। इसका मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक डिटेल थोड़ा सा टाइम लूँगा वो समझाने के लिए। तो यहाँ पे एक दिया गया है कि नेचर जो है वो हमेशा साइकिल में चलता है, उसमें कोई भी वेस्ट नहीं होता है। एक जंगल का उदाहरण लेते हैं, उसमें कोई पेड़ गिर गया तो बैक्टीरिया, फंजा, इंसेक्ट वगैरह उस पर उसको डिकम्पोज करेंगे और फिर से वही वहीं पर रिसाइकल होगा, उस सॉइल में जाएगा, उससे नया पेड़ बनेगा और फिर से नया सीड उगेंगे। तो इस तरह से एक साइकिल कंटिन्यू चलता रहता है। और इस तरह से जो नेचर का एक प्रिंसिपल है ना, रिस्टोरेशन का, रीजनरेशन का, ये हर जगह देखने को मिलता है। तो इसी को समझाते हुए रिन्यूएबल रिसोर्सेज वाले में यहाँ पे लिखा गया है कि कोई भी चीज़ को रिन्यूएबल रहने के लिए एक कंडीशन है हमारे पास कि नेचर का जो रिदम है रिस्टोरेशन और रीजनरेशन का, उसको डिस्टर्ब नहीं किया जाना चाहिए। अगर हम यदि लकड़ी को बहुत तेज़ी से काटेंगे, फॉरेस्ट को ग्रो करने का टाइम नहीं देंगे, तो एक समय बाद ये फॉरेस्ट ख़त्म हो जाएगा। तो हम लोग जो बचपन से पढ़ते आते हैं ना कि वाटर रिन्यूएबल रिसोर्स है, फॉरेस्ट रिन्यूएबल रिसोर्स है, लकड़ी जो टिम्बर वाला, तो वो रिन्यूएबल एक्चुअली है नहीं, वो एक कंडीशन है। जिससे भी हमने देखा कि अगर यदि टिम्बर तभी तक रिन्यूएबल रिसोर्स है जब हम फॉरेस्ट को उसको रीजनरेट करने का टाइम देंगे। रिवर का फ्रेश वाटर रिन्यूएबल रिसोर्स तब तक ही है जब तक ग्लेशियर्स हैं, फॉरेस्ट रहते हैं। तो यहाँ पर जो कंडीशन लगा दिया गया है ना कि रिवर वाटर रिन्यूएबल है, लेकिन आपको उसके लिए काम करना पड़ेगा, उसको आप पूरी तरह से उसको एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते हैं। तो ये वाली चीज़ मुझे अच्छी लगी क्योंकि हम लोग बचपन से पढ़ते आते हैं वाटर रिन्यूएबल रिसोर्स है, वाटर हम कितना भी बहाएंगे वो तो फिर बारिश में आ ही जाएगा, बर्फ़ से नदी में आ ही जाएगा। वो जो है ना वो एक तरह से हम उसका इम्पोर्टेंस नहीं समझ पाते हैं। लेकिन जब आप 7वें क्लास के हिंदू बुक में एक चैप्टर है पानी रे पानी, यही नाम है शायद उसका, पानी रे पानी, तो वो चैप्टर पढ़ने के बाद आप जब 8th क्लास में ये वाला चैप्टर पढ़ेंगे ना तो आप वाटर रिसोर्स को एक अलग नज़रिए से देखना शुरू करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग कुछ केस स्टडीज देखते हैं कि कैसे फर्टिलाइजर्स जो है वो क्रॉप सॉइल को हार्म करते हैं। फिर ये एक इंडिया नहीं, पंजाब का एक केस स्टडी है कि कैसे वहाँ का ग्राउंड वाटर एकदम से ओवर एक्सप्लॉइट हो गया है। यहाँ पर 8th क्लास में आप ग्राउंड वाटर की कमी को देखेंगे, वहीं जब आप 9th क्लास में जाएंगे तो वहाँ पर फिर पंजाब में ही फ्लड वाले का केस स्टडी पढ़ेंगे। मतलब देख रहे हैं एक ही जगह में जहाँ पे एक समय पानी की कमी है वहाँ पे पानी का बाढ़ आ रहा है। फिर सिक्किम का ऑर्गेनिक फार्मिंग वाला केस स्टडी आता है। तो से ये एक बढ़िया चैप्टर है मतलब। और फिर अब इस बार एनसीईआरटी ने एकदम से पूरा खतरनाक मतलब थोड़े से वायलेंस वाला, ब्रूटल वाले शब्द का इस्तेमाल किया है। तो उसके लिए आपको एक नोट दिया जाता है, नोट ऑन हिस्ट्री डार्कर पीरियड्स। इसमें ये बताया जाता है कि हम हिस्ट्री में कुछ भी पढ़ें, आप उससे किसी आज के लोगों को किसी के साथ को जोड़ करके नहीं देखना है। और फिर ये रीशेपिंग इंडियाज पॉलिटिकल मैप, ये दूसरा चैप्टर है। इसमें हम मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि पहले 7th क्लास के हिस्ट्री में हम लोग बस 2 चैप्टर पढ़ा करते थे, एक दिल्ली सल्तनत और एक मुगल एरा। वहाँ का पूरा एक किताब आपको बस अभी एक ही चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा। इसमें अब देखेंगे दिल्ली सल्तनत का हो गया, फिर विजयनगर एम्पायर भी इसी में आपको पढ़ने को मिलता है। और
मुगल तो हैं ही। तो ये बढ़िया है, मतलब कुछ ये चेंज ज़्यादा नहीं है इसमें, और थोड़े शब्द का जो चुनाव हुआ है वो थोड़े हैं वायलेंस वाले, थोड़ा ऐसा लगेगा जैसे जानबूझ करके उनको टारगेट किया जा रहा है वैसे। फिर ये तीसरा चैप्टर है राइज ऑफ मराठा। पहले मराठा के ऊपर बस छोटा सा टॉपिक हुआ करता था, मुश्किल से एक पेज का। इस बार मराठों के ऊपर एक पूरा डेडिकेटेड चैप्टर है। फिर द कॉलोनियल एरा इन इंडिया। तो पहले 8th क्लास में, पूरे 8th की हिस्ट्री में हम लोग बस जो मॉडर्न हिस्ट्री है अपना कॉलोनियल एरा और इंडिपेंडेंस वाला, बस यही पढ़ा करते थे। और इस बार इसको बस 2 चैप्टर में समेट दिया जाएगा। एक इस पार्ट 1 में आपका ये कॉलोनियल एरा वाला हो गया, और पार्ट 2 में जो है इंडियाज़ लॉन्ग रोड टू इंडिपेंडेंस वो वाला। तो इस चैप्टर में सिर्फ हम लोग देखेंगे कि उन्होंने कैसे हम पर जो पूरा अपना कॉलोनियल जो रूल इस्टेब्लिश किया था वो कैसे किया था, और उसके क्या क्या इफ़ेक्ट्स थे उसके बारे में हम देखेंगे। तो पहले तो कॉलोनियलिज्म इसको समझाया जाएगा कि ये है क्या। फिर यूरोपियंस, कौन कौन से यूरोपियंस भारत आए थे, पोर्तुगीज, डच, फ्रेंच, ब्रिटिश वगैरह, उन सब के बारे में है। उसका डिवाइड एंड रूल, और कैसे उसके बाद भी बहुत सारे भारत में फेमिन्स आए, ड्रेन ऑफ इंडियाज़ वेल्थ। वो आपने वो नहीं सुना होगा कि ब्रिटेन ने हमसे 45 ट्रिलियन US डॉलर ले गया था, तो वो वाला एस्टिमेट भी यहाँ पे आपको बुक में है। पुराने टाइम का एक 1909 का एक मैप है, इसमें थोड़ा ब्लर हो गया है, प्रिंट सही से नहीं हुआ है। ग्रेट रिबेलियन 1857 तक इस बुक में कवर किया गया है, 1857 से लेकर के 1947 तक। फिर पार्ट 2 के जो हिस्ट्री वाला चैप्टर है उसमें कवर होगा। फिर यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी एंड इंडिया इलेक्टोरल सिस्टम। तो इलेक्शन जो है पहली बार पुराने सिलेबस में 9th क्लास में ही पढ़ाया जाता था, उससे पहले इलेक्शन के बारे में हम लोग नहीं पढ़ते थे। और यहाँ पर अच्छा कदम लिया इन्होंने कि इलेक्शन को 8th में ही इंट्रोड्यूस कर दिया है। यहाँ पे आप इलेक्शन का महत्व क्या है वो सब समझेंगे। हम इंडिया जो है, हम कहते हैं कि इंडिया लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारे पास 980 मिलियन वोटर्स हैं। तो इलेक्शन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, और ECI के बारे में ना पढ़ें ऐसा हो नहीं सकता। ECI के बारे में भी है हमारे पास। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, जिसको हिंदी में आचार संहिता के नाम से आपने सुना होगा। फिर अलग अलग चीज़ों का इलेक्शन कैसे होता है, जैसे यहाँ पे लोकसभा और स्टेट का जो लेजिस्लेटिव असेंबली होता है उसका इलेक्शन, MP, MLA उन सब के बारे में है। कोalition गठबंधन, राज्यसभा के सदस्यों का इलेक्शन, फिर ये प्रेसिडेंट का इलेक्शन, उन सब के बारे में है। और फिर वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन, तो वो इसमें है। ये इलेक्शन वाला चैप्टर 9th में फिर से आएगा, लेकिन ऐसा नहीं कि रिपीट होगा। सो वहाँ पे हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे। वहाँ पे डिलिमिटेशन कमीशन, फिर वो जो वोटर लिस्ट वाला हुआ था ना अपडेट, उसको क्या बोलते थे, SIR, उन सब के बारे में वहाँ पे बहुत डिटेल में आएगा। कॉन्स्टिट्यूएंसी आएगा, पार्टीज आएंगे। फिर जाता है पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो 7th क्लास वाले हमने जो बुक देखा था उसमें चैप्टर था स्टेट गवर्नमेंट एंड यू। तो वहाँ पे हमने कहा था कि 8th क्लास में हम लोग लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव का चैप्टर अलग से देखेंगे। तो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव को एक ही चैप्टर में रखा गया है। इसका कारण यह है कि क्योंकि रियल लाइफ में भी ये दोनों बहुत ज़्यादा सेपरेट हैं नहीं, वो बहुत आपस में इंटरकनेक्टेड रहते हैं, तो इसलिए उनको एक ही चैप्टर में रखा गया है। ये न्यू पार्लियामेंट, ओल्ड पार्लियामेंट, उसके अंदर का व्यू, प्रेसिडेंट के क्या काम हैं वो सब, प्राइम मिनिस्टर के काम। और आपने वो सुना होगा कि लाल बहादुर शास्त्री ने कैसे रिजाइन कर दिया था, तो उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। और आप सोचिए, इन्होंने खुद से रिजाइन कर दिया था, और एक हमारे धर्मेंद्र प्रधान हैं जो कि इतने प्रोटेस्ट के बाद कहीं उन्होंने रिजाइन किया है। और ये अटल बिहारी वाजपेयी वाला जो आपने स्पीच सुना होगा कि सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, लेकिन ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र रहना चाहिए, तो वो वाला भी यहाँ पे है। और फिर आखिरी चैप्टर आता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इसमें वही हम लोग 4 फैक्टर्स होते हैं ना, उसी को देखेंगे, बस थोड़े और एक्सप्लेन किया गया उसको। जैसे पहला फैक्टर हो गया आपका लेबर, लैंड, दूसरा हो गया लेबर, तीसरा हो गया कैपिटल, और चौथा फिर एंटरप्रेन्योरशिप। तो एंटरप्रेन्योरशिप यहाँ पे आपको पहली बार पढ़ाया जाएगा। एंटरप्रेन्योर होता क्या है। फिर जे आर डी टाटा एक एंटरप्रेन्योर थे, तो उनका एक
तरह से केस स्टडी है आपके पास। हाउ द फैक्टर्स कनेक्टेड, यहाँ पे कहा गया है कि इंडिया जो है वो कैसे मोबाइल को मैन्युफैक्चर कर रहा है। यहाँ पे लिखा है कि इंडिया इज द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चर आफ्टर चाइना, पर ये एक तरह से सही नहीं है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि आप सेमीकंडक्टर्स जो हैं वो लोग बाहर से इंपोर्ट करते हैं। जब तक इंडिया खुद का सेमीकंडक्टर नहीं बनाएगा तब तक इंडिया डेवलप नहीं होने वाला है। तो ये बुक पतला है काफ़ी, और ये वाला तो अभी कुछ दिन पहले ही रिलीज हुआ है। आप ये चीज़ नोटिस कर रहे हैं, इसके बाद सीधा ये आ रहा है। असल में मैंने बीच का हर बुक का ये वाला पेज फाड़ दिया है, उसको थोड़ा माफ़ करना। तो 7th क्लास के पार्ट 1 में हमने देखा था कि वहाँ पर था जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। तो मतलब उसमें हम लोग जो इंडिया के अंदर जो अलग अलग लैंड फॉर्म्स हैं इम्पोर्टेंट वाले, उसका एक इंट्रोडक्शन देखा था। और यहाँ पे आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी के कुछ ग्लिम्सेस दिखाए जाएंगे। तो शुरू करते हैं। पहले मैप्स के बारे में बताया जाएगा कि कैसे मैपिंग करना अर्थ का थोड़ा मुश्किल है। एक 3D ऑब्जेक्ट को 2D में दिखाना थोड़ा टफ होता है, चीज़ों गड़बड़ा जाती हैं। उसके बाद फिर हमारे इस ब्लू प्लेनेट का ब्लू मतलब कि द ओशियन, उसके बारे में बताया जाएगा। ओशियन करंट्स, ओशियन ट्रेंचेज, मैरियाना ट्रेंच, इंडिया का डीपेस्ट सी पॉइंट, इंडिया का नहीं पूरे अर्थ का। फिर ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया, स्मॉलर वाटर बॉडीज, सी गल्फ बे, स्ट्रेट कैनाल, इन सब टर्म्स को बताया जाएगा। सुएज कैनाल। और उसके बाद फिर हम लोग कॉन्टिनेंट्स पे आएंगे और एक एक करके हर एक कॉन्टिनेंट को देखेंगे। एशिया से शुरुआत किया जाएगा। यहाँ पे इसमें हिमालयाज वगैरह नहीं बताया जाएगा क्योंकि वो सब हम लोग 7th क्लास में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो इंडिया के बाहर वाली चीज़ों को बताया जाएगा। रूफ ऑफ द वर्ल्ड तिब्बतन प्लेट्यू पर है, गोबी डेजर्ट, यूरेशियन स्टेपीज, ये क्या है, स्टेपीज एक तरह का ग्रासलैंड है। यूरल माउंटेन्स, फिर यूरोपियन प्लेन। अफ्रीका में आपको सहारा डेजर्ट सब पढ़ाया जाएगा, सवाना पढ़ाया जाएगा, और ये नाइल रिवर के बारे में पढ़ाया जाएगा। साउथ अमेरिका में आपके पास अमेजन रेन फॉरेस्ट के बारे में, एंडीज माउंटेन के बारे में पढ़ाया जाएगा। फिर नॉर्थ अमेरिका में आपके पास कोलोराडो प्लेट्यूज, ग्रेट लेक्स, उन सब के बारे में पढ़ाया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हमने। यहाँ पे आपको सिर्फ ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट के बारे में पढ़ाया जाएगा, और इस तरह से ये वाला चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर अपना आता है इंडियाज लॉन्ग रोड टू इंडिपेंडेंस। लेकिन उससे पहले एक नोट है आपके पास, क्योंकि ये दो संग्राम जो हैं वो पार्ट 1 वाले बुक में छूट गया था, तो उसको यहाँ पर दे दिया गया है। और फिर इस इंडिपेंडेंस वाला पूरा इसमें है, तो इसमें मैं अभी ज़्यादा घुसूँगा नहीं। ये काफ़ी 50 पेज का काफ़ी लंबा चैप्टर है अपने पास। इस बार इसका जो लिखावट है वो इस तरह से नहीं है कि सिर्फ गांधी जी ने ही आज़ादी दिलाई थी। इसमें हर एक जो फ्रीडम फाइटर्स थे उन सब पे फोकस, इक्वली फोकस किया गया है। पार्टीशन के बारे में है आपके पास। पार्टीशन के बाद कैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पूरे देश को एकत्रित कर एकजुट करने का जो कोशिश किया था, जिसकी वजह से हम उसको आयरन मैन कहते हैं, वो उनके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। और फिर ये वाला चैप्टर जर्नी थ्रू इंडियन आर्किटेक्चर, मुझे लगा था ये थोड़ा टेक्नोलॉजी की ओर जाएगा कि कैसे कौन कौन से मंदिर बनाए गए थे, पर उतना वो टेक्निकल टर्म्स में नहीं जाता है। ये बस फिर एक ग्लिम्स दिखा देगा कि इस टाइम में ये बिल्डिंग बनाया गया था, ये इसका इस तरह का आर्किटेक्चर था। तो इस बुक में कौन कौन से चीज़ें कवर्ड हैं, कौन कौन किस टाइम में बना था वो, उसका एक मैप है आपके पास। कौन से लोकेशन में है वो यहाँ पर दिया गया है। उससे हम लोग सीधा एकदम से हड़प्पन सिविलाइजेशन से शुरू करते हुए सांची स्तूपा, रॉक कट आर्किटेक्चर, वाटर स्ट्रक्चर, टेम्पल आर्किटेक्चर, बृहदीश्वर टेम्पल के बारे में वहाँ पे नहीं पढ़ा बताया गया था, तो यहाँ उसके बारे में दिया गया है। फिर है मॉस्क, जामा मस्जिद, फोर्ट्स एंड पैलेसेस, क्योंकि पैलेसेस जनरली फोर्ट्स के अंदर ही रहते हैं, इसलिए उन दोनों को एक साथ में ही रखा गया है। ये रेड फोर्ट दिल्ली का नहीं है, आगरा का है। मैसूर पैलेस के बारे में आपने सुना ही होगा। ये हुमायूं का टॉम्ब, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, गया हूँ मैं यहाँ पे।
मॉन्यूटॉम, फिर ताजमहल, और ये कुछ ट्रेडिशनल हाउसेस हैं। ये राजस्थान का है, ये साउथ इंडिया का है। चर्चेस के बारे में बस इतने 2 पेज में ख़त्म हो जाता है, इतना लिखा है, बाकी तो फिगर में ही ख़त्म हो गया। और फिर कॉलोनियल आर्किटेक्चर में आपके पास मद्रास हाई कोर्ट और ये विक्टोरिया मेमोरियल हॉल 2 ही दिया गया है, जबकि इंडिया गेट, राष्ट्रपति भवन वो सब भी कॉलोनियल एरा में ही बना था। फिर ये वाला चैप्टर जिसकी वजह से कंट्रोवर्सी हुआ था और ये बुक बैन हुआ था, वो ये रहा, द रोल ऑफ जुडिशरी इन आवर सोसाइटी। ये वाला चैप्टर पहले कैसा था ये तो मैंने नहीं पढ़ा है, मगर अब इस चैप्टर में उतना इंटरेस्ट नहीं आता, मतलब थोड़ा जगह जगह पे, मतलब कैसे बोलें, थोड़े टेक्निकल टर्म्स घुसा दिए गए हैं वो। फिर सिटीजनशिप राइट्स एंड ड्यूटीज़, मुझे लगा था ये लोग कहीं पे फंडामेंटल राइट्स ड्यूटीज़ तो उतना डिटेल में पढ़ा ही नहीं रहा है, पर ये यहाँ पर है, ये लोग इस चैप्टर में पढ़ाया गया। तो पहले हमें बताया जाता है कि सिटीजन होता क्या है, सच्चा सिटीजन क्या है। सिटीजनशिप सिर्फ एक लीगल आइडेंटिटी नहीं होता है, कुछ उसमें आपके कुछ मोरल ड्यूटीज़ भी होते हैं। फिर राइट्स क्या होते हैं, फंडामेंटल राइट्स हमारे पास कौन कौन से हैं, हर एक फंडामेंटल राइट को फिर डिटेल में आपको बताया जाएगा। उसके अलावा फिर ये कौन से आर्टिकल में है तो ये दिया गया है। फिर ड्यूटीज़ आते हैं, अपने पास 11 ड्यूटी हैं, और ये बताया गया है कि राइट और ड्यूटी जो है एक ही सिक्के के पलटे हैं, एक ही सिक्के के पहलू हैं। तो अगर यदि आप रेस्पेक्ट चाहिए तो आपको दूसरों को रेस्पेक्ट करना होगा। तो इस तरह से ड्यूटीज़ और राइट्स जो हैं वो एक ही चीज़ है। फिर आता है डिस्क्रिमिनेशन वाला, ये वाला आपने न्यूज आर्टिकल में पढ़ा होगा कि इस पर जो डिस्क्रिमिनेशन का है इसका डेफिनेशन को और एक्सपेंड कर दिया गया। इसमें देख रहे हैं, कास्ट, रिलीजन, एथनिसिटी, डिसेबिलिटी, रेस, फिजिकल अपीयरेंस, जेंडर, सेक्सुअलिटी और इवन इकोनॉमिक बैकग्राउंड की वजह से भी डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो उन सबको यहाँ पे उन सबको पढ़ाया गया है। फिर इंक्लूजन हो गया, और इस तरह से ये चैप्टर ख़त्म होता है। फिर आता है डायनामिक्स ऑफ पॉपुलेशन। डायनामिक्स ऑफ पॉपुलेशन पहले नहीं था, पहले पॉपुलेशन नाम का एक चैप्टर हुआ करता था ज्योग्राफी में, और उसमें सिर्फ हम लोग 2011 का जो सेंसस था उसके सिर्फ डेटा वाला चैप्टर था, वो डेटा ड्रिवन चैप्टर था। इसमें डेटा नहीं है, इसमें आपको समझने वाली चीज़ें हैं। तो पहले आता है कि डेमोग्राफी है क्या, पॉपुलेशन एट ए ग्लैंस। आपको पता है इंडिया जो है वो आज वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस कंट्री है, चाइना नहीं है। चाइना को हमने 2023 में ही पीछे छोड़ दिया है। देखिए, इंडिया और चाइना एकदम ट्विन टावर, बाकी सब नीचे। फिर आपको कुछ टर्म्स पढ़ाए जाएंगे, बर्थ एंड फर्टिलिटी रेट। बर्थ रेट अलग होता है, फर्टिलिटी रेट अलग होता है, उनके बीच में क्या डिफरेंस है। फिर आपने वो सुना होगा चाइना वाला, कि चाइना में एक ही बच्चे को मैंडेटरी कर दिया गया था, तो उसके बारे में अभी आपको एक स्टडी मिलेगा। हमारे दो डेथ रेट, माइग्रेशन, ये सब कैसे पॉपुलेशन को अफेक्ट करते हैं उनके बारे में। फिर कौन सा स्टेट का कौन सा कितना पॉपुलेशन है, इसका एक चार्ट है। उत्तर प्रदेश टॉप पे। देखिए, इंडिया का जो मीडियन एज है वो 28, इसलिए हम लोग कहते हैं कि हमारा जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो अभी एकदम पीक पे है। ये अभी हमने अगर यदि इसका उपयोग नहीं किया ना, तो फिर ये कुछ समय बाद यही लोग बूढ़े हो जाएंगे और इस तरह से हमारे देश गलत कंडीशन में चला जाएगा। और फिर ये एक अर्बन लैंडस्केप पर एक नया चैप्टर ऐड हुआ, ये पहले जब किसी कहीं पर भी नहीं होता था। तो इसमें आप देख रहे हैं ये मेट्रो इंट्रोडक्शन, कैसे हमारे जो हड़प्पन सिटीज़ थे वहीं से सिटी प्लानिंग का शुरुआत हो गया था, तो उन सब के बारे में है। और यहाँ पे हमारे जमशेदपुर का एक केस स्टडी आएगा आपके पास, कि कैसे एक गांव से ये एक झारखंड का लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल सिटी बन जाता है। और उसके बाद आता है प्लानिंग आवर सिटीज़। इसमें आपके पास इंडिया का प्लान्ड सिटीज़ कौन सा है, इंडिया का पिंक सिटी जयपुर। मेरे हाथ थोड़े थरथरा रहे हैं, सॉरी इसके लिए। ये जयपुर का है। और उसके बाद फिर इंडिया के बाहर सिंगापुर अर्बन प्लानिंग में तो टॉप लेवल पे है, तो उसके बारे में न पढ़ा ऐसा हो ही नहीं सकता। उसकी फिर कल्चरल करंट्स, ये मैंने बताया कि ये असल में पार्ट 1 का ही चैप्टर है, इसको यहाँ दे दिया गया है, उसको बाद में फिर उठा करके वहीं ले जाया जाएगा। इसमें 13th से 17th सेंचुरी यानी कि
दिल्ली सल्तनत और मुग़ल काल, इन जो सेंचुरीज़ के बीच में क्या क्या कल्चर में चेंज आया है इंडिया में, वो आपको इसमें बताया जाएगा। हाँ, तो ये बुक, दोनों बुक अच्छा है, मतलब पिछले बुक के मुकाबले तो बढ़िया है। तो कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर कमेंट में लिख देना। और आगे कौन से बुक, मेरे पास साइंस का भी बुक है, तो अगर उसका भी रिव्यू चाहिए तो मैं वो भी बोलना, मैं वो भी ला दूँगा।